तो पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखे थे, ठीक है, कि दो वेक्टर को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आज का जो क्लास है उसमें हम लोग बेसिकली दो चीजों को समझेंगे अच्छे से। पहला है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, और दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर स्पीड को भी हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और एंगुलर वेलोसिटी को भी ओमेगा से दिखाते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है। ये सब तो जान ही रहा होगा बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है और डायरेक्शन होता है। क्लियर है? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बताता है ये समझिए। एंगुलर वेलोसिटी बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और मान लो वो ए से मूव करके बी पे चला गया, ए से मूव करके कहां चला गया? बी पे, और वो कितना एंगल घूमा? थीटा, और यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। और टाइम कितना लिया? टी लिया। कितना लिया? तो एक सेकंड में कितना एंगल घूमा? एक सेकंड में कितना एंगल घूमा? तो वो अगर निकालेंगे तो उसी को बोलेंगे एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाय टी। मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है वो 5 सेकंड में 10 रेडियन एंगल घूम जाता है, तो एक सेकंड में कितना रेडियन घूमा, कितना एंगल रोटेट किया एक सेकंड में, अगर वो निकालना है तो हम लोग 5 सेकंड से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 सेकंड में 10 रेडियन रोटेट किया है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2, यानी 2 रेडियन पर सेकंड। आ रहा समझ में? और ओमेगा का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा? थीटा बाय टी, यानी एंगल को टाइम से डिवाइड करो, बता देगा कि एक सेकंड में कितना एंगल रोटेट कर रहा है। समझ पा रहे हो? और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। क्लियर है यहां तक या कंफ्यूजन? फिर इससे रिलेटेड जो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को जानना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से और ए से चल करके ए पर पहुंच गया, तो ये सेंटर पे कितना एंगल रोटेट किया? लेकिन हम उसको रेडियन में बोलेंगे 2 पाई। क्या बोलेंगे? 2 पाई। आप लोग इसको लिखते जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए ठीक है, तो ध्यान दीजिए और देखिए, ध्यान दीजिए इधर, साथ में लिखिएगा भी, देखिए इधर भी। तो ए से चल करके ए तक पहुंचने में जो टाइम लिया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को दिखाते हैं हम लोग किससे? टी से। तो अगर इसका हम लोग एंगुलर स्पीड निकालेंगे ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय टी। तो ये भी बहुत जगह यूज होगा, ओमेगा को हटा करके 2 पाई बाय टी लिख दिया जाएगा, तो फिर वहां कंफ्यूज होने का नहीं समझ में आ रहा है? ओके, फिर अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो उसके लिए यहाँ पे तो आपको बुक में भी फिगर दिया है, और हम आप लोगों से यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना सीखो। जितना जल्दी एनसीईआरटी पढ़ना सीख जाओगे उतना जल्दी तुमको कंपटीशन एग्जाम के करीब जाना शुरू कर दोगे, और जब तक नोट्स के चक्कर में पड़े रहोगे भारी दिक्कत होने वाला है। चलिए देखिए इधर, तो हम लोग अब समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो आपका एनसीईआरटी में फिगर दिया है समझने के लिए, वो यहाँ पे है। ये फिगर आप लोग एनसीईआरटी में निकाल लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है, और आर डिस्टेंस पे, आर रेडियस पे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे,
समझ पा रहे हो? अरे जल्दी से बताओ। तो बताओ r का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा डिस्टेंस, कोई दिक्कत क्या? और वेलोसिटी किधर होगा? यहां से अंदर के तरफ, क्योंकि ऐसे घूम रहा होगा तो जब यहां पहुंचेगा तो अंदर के तरफ ना जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है उसका वेलोसिटी इधर अंदर के तरफ है, कोई दिक्कत क्या? तो जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ऊपर के तरफ मिलेगा। समझ पा रहे हो? जो यहाँ पे दिखा है, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलरली ऊपर के डायरेक्शन में ओमेगा मिलेगा। समझ में आ रहा है? और अब देखो यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो भी वेक्टर, और जो ये वेलोसिटी भी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर से रिलेट कर रहा है ओमेगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। आ रहा समझ में? तो हम ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान देना, हम लोगों को पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, जो पिछले क्लास पढ़े हैं, कि अगर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। तो पहले ए को बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए क्रॉस बी अपवर्ड, तो इसीलिए यहाँ आर को जब हम लोग क्रॉस कराएंगे भी से तो मिल जाएगा ओमेगा। क्या मिल जाएगा? ओमेगा। समझ पा रहे हो? क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी। तो ये भी याद समझना है। अगर तुम भी निकालना चाहते हो और अगर तुमको ओमेगा दिया हुआ है तब, तो देखो छोटू, ओमेगा किधर है? अपवर्ड, और आर क्रॉस है, आर किधर है? इस साइड, और ओमेगा है अपवर्ड, और वेलोसिटी है इधर अंदर की तरफ। समझ पा रहे हो? तो अगर हम लोग ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल चलता है, ओमेगा को अगर आर के तरफ घुमाएंगे, आर के तरफ घुमाएंगे तो ये थंब किधर जाएगा? इनवर्ड। समझ पा रहे हो? तो अगर ओमेगा, अगर भी निकालना है तो भी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा भी इक्वल टू। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आर और भी के बीच का एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि देखो जो ओमेगा है वो अपवर्ड है और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और अगर तुम यहाँ पे भी निकालना चाहोगे, भी इक्वल टू, तो ओमेगा आर साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो भी इक्वल टू ओमेगा आर, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे जो चीजें हम बताएं वो क्लियरली समझ गए? एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? एंगुलर स्पीड कैसे निकलता है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलता है, समझ में आ रहा है? ओमेगा भी और आर के साथ क्या रिलेशन है, सबसे पहला स्टेप में तो आपको ये समझना है। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक समझ चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? अच्छा बताओ, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पे कितना वेलोसिटी है, समझ पा रहे हो? एंगुलर वेलोसिटी कितना है किसी ऑब्जेक्ट का, वो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम अभी हम लोग ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े? भी इक्वल टू ओमेगा आर पढ़े हम लोग, और ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी। याद करो, लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर वेलोसिटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक तो हम लोगों के पास ऑप्शन ये है कि हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए डी थीटा बाय डी टी करना पड़ेगा।
ठीक है, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। एंगुलर जो जितना एंगल रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला। दूसरा रिलेशन ये हो सकता है कि भी इनिशियल अगर आपको पता है, रेडियस तो पता ही रहेगा, और अगर उस समय का उसका लीनियर स्पीड कितना है, किस स्पीड से वो घूम रहा है, अगर ये भी पता है, तब भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं ओमेगा के साथ और भी के साथ। तो भी इनिशियल इक्वल टू ओमेगा इंटू आर इनिशियल। एक ये भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है। मतलब इनिशियल बोल रहे थे हम, सॉरी, इंस्टेंट बोलना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम का जो v होगा उस समय का, समझ में आ रहा है, और उस समय का जो उसका रेडियस होगा उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो v के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तीसरा कंडीशन में ये कहता है कि अगर ये एक्सिस है और कोई पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसका रेडियस जो है r है ही नहीं, मान लो ये पार्टिकल यहीं पे प्रेजेंट है एक्सिस पे, तब क्या होगा, तब उसका स्पीड क्या होगा, तो v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़े हो ना, अगर r का वैल्यू 0 रख दोगे, ओमेगा और r का जगह क्या रख दोगे 0, तो v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तब उसका कोई लीनियर स्पीड भी नहीं होगा। तो ये चीजें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, समझ पा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में जल्दी से। फिर जो है हम लोग देखेंगे एंगुलर, जैसे यहाँ कुछ फिगर है, पहले इस फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ फिगर जो दिया है उस चीज को समझते हैं। तो ये फिगर तो आप समझ चुके हैं, इस फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फिगर देखिए, अगर मान लीजिए ये एक व्हील है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से। अगर इस तरीके से घूमेगा तो अपना हाथ, दाहिना हाथ की उंगली को उधर घुमाओ जिधर व्हील घूम रहा है। तो अगर व्हील इधर घूम रहा है तो हम अपने उंगली को इधर घुमाएंगे तो मेरा थंब, राइट हैंड का थंब इधर जाएगा ना, इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो। तो ये जो डायरेक्शन मिल रहा है ये बताएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, समझ पा रहे हो। अगर यही उल्टा घूमने लगे, व्हील इधर घूमने लगे, तो थंब क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो अब इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी मिलने लगेगा, समझ पा रहे हो। वेक्टर में भी वही था, ए क्रॉस बी करते थे, अगर अपवर्ड मिलता था तो बी क्रॉस ए में डाउनवर्ड मिलता था, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता था। तो ये भी समझ चुके हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को देखना है वो, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को भी दो तरीके से हम लोग समझेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन में अगर हम लोग फर्स्ट देखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को दो पार्ट में करके समझते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको दिखाते हैं अल्फा से। हम इधर वाले में वेक्टर क्वांटिटी यानी एरो, उसका डायरेक्शन की भी बात करेंगे, और यहां पे हम इसका डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो एक तो ये है कि वो एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स स्पीड से घूम रहा है, जैसे आपके घर का फैन घूमता है एक फिक्स स्पीड से, तो वो हर एक इक्वल टाइम में इक्वल एंगल घूमता है, तो वहां पे उसका एंगुलर स्पीड फिक्स है, वहां पे कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर मान लो जब आप फैन का स्विच ऑन करते हो, तो फैन का जब स्विच ऑन करने से पहले फैन तो रुका हुआ है, कोई स्पीड नहीं है, कोई उसमें एंगुलर स्पीड भी नहीं है, लेकिन आप जैसे स्विच को ऑन करते हो धीरे धीरे वो घूमना शुरू कर देता है। जब वो धीरे धीरे घूमना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसका एंगुलर स्पीड बढ़ने लगता है। तो हर सेकंड में जितना एंगुलर स्पीड बढ़ेगा वही क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ, दिखाएंगे इसको अल्फा से और निकालेंगे कैसे, डेल ओमेगा बाय डेल टी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी चेंज इन एंगुलर स्पीड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम लेगा, समझ पा रहे हैं।
बोलिए, इसका स्पीड क्या हो जाए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड और फिर टाइम से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? और दूसरा, अगर ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, समझ पा रहे हैं, अगर एंगुलर अगर ये जो थीटा है वो वैरी कर रहा है, मतलब स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म टाइप से नहीं बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो, तब जाकर के अल्फा कैसे निकलेगा, डी ओमेगा बाय डी टी। जिस तरीके से लीनियर में हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, डीवी बाय डी टी, समझ पा रहे हो, उसी तरीके से डी ओमेगा बाय डी टी करोगे तो भी अल्फा निकल जाएगा। तो यहां तक जो आपके बुक में टॉपिक दिया समझने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्लियर है यहां तक। अब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, किस फॉर्म में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। यहां तो कोई वेक्टर फॉर्म का वैसा मेंशन है नहीं, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। अब बताओ, एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जिसका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस आर है, तो आर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, आर क्या, भी मान लो इनवर्ट था, तो ओमेगा किधर मिल रहा था, अपवर्ड मिल रहा था, ओके। तो जिस डायरेक्शन में, सुन रहे हो, जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा, अगर आप एक्सेलरेशन लगा रहे हैं और ओमेगा का स्पीड बढ़ते जा रहा है, जैसे आप फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा आप उधर ही फोर्स लगाइएगा, एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दें, ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है और आप इधर खींचना शुरू कर दें, एक्सेलरेशन इधर लगाएं, तो क्या होगा, उसका स्पीड घटने लगेगा। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका भी डायरेक्शन ओमेगा के ही तरफ होगा, समझ पा रहे हो। और अगर ओमेगा घट रहा है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड, नीचे के तरफ होगा, नेगेटिव में होगा, समझ पा रहे हैं। तो बस यहाँ डायरेक्शन को समझना है, क्लियर है यहाँ तक। न्यूमेरिकल बनाइएगा तो जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं लीनियर मोशन का उसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा, लेकिन सिर्फ वहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे ए है, यहाँ पे अल्फा लेना होगा, वहां पे इनिशियल स्पीड को यू, समझ पा रहे हो। जैसे अगर रिलेशन देखोगे तो जो हम लोग यू से दिखाते हैं वो ओमेगा नॉट से दिखाएंगे, जो भी से दिखाते हैं वो ओमेगा से दिखाएंगे, जो एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं यहाँ अल्फा से दिखाएंगे, और जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं वहां पे कितना एंगल घूमा ये थीटा से दिखाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो v इक्वल टू क्या होता है बताओ, u प्लस एटी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट करेगा और न्यूमेरिकल आप आसानी से बना सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो इसको सबसे पहले लिखिए, ये लिख चुके हैं, तो यहां तक लिख चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क को समझेंगे, ठीक है। आप टॉपिक लिख लें, टॉपिक है टॉर्क, क्या है, टॉर्क, ठीक है, और इसी को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, या इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लो। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट को सीधे रास्ते पे चलाना है, ट्रांसलेशनल मोशन कराना है, समझ पा रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको v स्पीड से मूव कराना है, तो इसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट
सर्कुलर पाथ पे घूमने लगी। आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो इस एक्सिस पे घूम सकता है, और आप इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाहते हैं, इस तरीके से गोल गोल इसको घुमाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। आ रहा समझ में? अब टॉर्क होता क्या है ये समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, कोई दिक्कत, और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस पे घूमेगा। ये हुआ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोर्स लगाने से ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, ओके, तो यहाँ पे जितना आप फोर्स लगाए वो और ये आर का जो डिस्टेंस है वो दोनों को मल्टीप्लाई करो, तब जाकर के टॉर्क निकलेगा। तब जाकर के क्या निकलेगा? टॉर्क निकलेगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये तो 2D इमेज दिख रहा है ना बोर्ड में, तो ऐसा तो हम नीचे इधर लाइन खींच के ऊपर दिखा नहीं सकते, तो इसी डायरेक्शन से नीचे दिखाएं, लेकिन वो समझो कि ऐसे परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हो? और ये फोर्स है मान लो 20 न्यूटन, कितना है, ठीक है, और ये आर का वैल्यू है मान लो 2 मीटर, कितना है, 2 मीटर। तो जो आपका टॉर्क होगा ना, टॉर्क, उसको हम लोग दिखाएंगे, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? टाउ से। और ये जो टाउ इक्वल टू होगा ना वो 20 इंटू 2 यानी 40 न्यूटन मीटर हो जाएगा। पहले तो ये समझ में आया? कोई दिक्कत क्या? अब एक बात बताओ कि अगर आर डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर जिस डायरेक्शन में आर है अगर उधर ही हम फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, क्या ये घूमेगा? बताओ। अगर मान लो हम इसको, इस मार्कर को मान लो कि हम ऐसे घुमा सकते हैं टॉर्क लगा कर, तो हम इधर फोर्स लगाएंगे तब घूमेगा, इधर खींचेंगे तो घूमेगा, उधर ढकेलेंगे तो घूमेगा, नहीं घूमेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो घूमता है, थोड़ा अगर इधर भी फोर्स लगाते हैं तो घूमता है, सीधा में फोर्स लगाते हैं तो घूमता नहीं। यानी अगर अगर मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, समझ पा रहे हो, और तुम फोर्स जो लगा रहे हो इस पे वो उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो क्या होगा? टॉर्क होगा जीरो। टॉर्क क्या होगा? अब देखो यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? जीरो। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? 180। और साइन जीरो का भी वैल्यू जीरो होता है, और साइन 180 का भी वैल्यू जीरो होता है। आ रहा समझ में? यानी और 90 डिग्री में जब लगा रहे हैं फोर्स तो मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यानी कितना टॉर्क लगेगा वो सिर्फ फोर्स और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि ये दोनों के बीच एंगल क्या है। समझ पा रहे हो? ये दोनों के बीच, और जब 0 डिग्री है तो 0 हो रहा है, 180 में भी 0 मिल रहा है, 90 में 1, और ये साइन थीटा का वैल्यू का रिलेशन है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो जो टॉर्क निकलेगा वो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला जो वेक्टर में होगा वो आर क्रॉस एफ करने से मिलेगा। समझ पा रहे हो? आर क्रॉस यानी टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा आ जाएगा, और जब 0 डिग्री में लेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू 0 रखने से टॉर्क 0 हो जाएगा। 180 लेंगे, आर और एफ के बीच का अगर एंगल 180 तब भी ये 0 बताना शुरू कर देगा। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो आर क्रॉस एफ या आर टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होगा। अब जब हम यहाँ दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, और वो टॉर्क किधर होगा पता है? जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा था ना उसी डायरेक्शन में टॉर्क होगा। तो आपने फोर्स किधर लगाया? इस डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो? ये हुआ आपका फोर्स, और आर का डायरेक्शन है इधर, एंगल है इसके बीच का मान लो थीटा। तो अब बताओ आर क्रॉस एफ करोगे, इधर आर है, एफ इधर है, तो आर क्रॉस एफ जब करोगे तो आर से एफ की तरफ अपना दाहिना हाथ का उंगली घुमाओगे तो थंब किधर जाएगा?
अपवर्ड जाएगा, इसीलिए टॉर्क किधर मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत क्या? तो इसीलिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ होगा। समझ पा रहे हो, आर क्रॉस एफ होगा। अगर आप एफ क्रॉस आर करते हो तो थंब किधर चला जाएगा, नीचे, क्योंकि ये फोर्स जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। समझ पा रहे हो, तो टॉर्क किधर हो जाएगा, एफ क्रॉस आर करोगे तो अंदर की तरफ। तो इसलिए फॉर्मूला एकदम याद रखना है, आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क का वैल्यू भी बताएगा और डायरेक्शन भी सही सही बता देगा। तो टॉर्क का मतलब समझ में आया, टॉर्क के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे घूमता है, और फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा रास्ता पे चलता है। ये मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स कर रहा है, रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क कर रहा है। आ रहा समझ में, वही काम कौन कर रहा है, टॉर्क कर रहा है। क्लियर है यहां तक, समझ पा रहे हैं? तो चलिए एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, जल्दी से उसको देखते हैं। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं, और इसको कपल क्या होता है उसको भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ इस जगह पे, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और जो पहली बार इस चैप्टर को डायरेक्टली देख रहे हैं उसको तो इतना पता होना चाहिए ना कि हम लोग वेक्टर को जब लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। बुक में वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाता है, बल्कि वो बोल्ड कर देता है। जब आप कोई टेक्स्ट में प्रिंट करते हैं, बुक में टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो आप एरो नहीं लगाते हैं, वेक्टर को दिखाने के लिए सिर्फ बोल्ड कर दो, वेक्टर हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉपी में करते हैं तो कॉपी में आप बोल्ड लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ लिख सकते हैं सर, 5 बार आर लिख देंगे। अब एक ही बार 5 बार आर लिख दोगे, बोल्ड हो जाएगा ना। तो बेटा एक सर जहां जहां वेक्टर लिखना पड़ेगा तुम 10 बार बोल्ड करते रहोगे, टाइम निकल जाएगा ना। तो क्या करना उसके लिए, एरो लगा देना। क्या लगा देना है, समझ पा रहे हो, क्या लगा देना है, एरो। लेकिन बुक में तुमको एरो एरो नहीं मिलेगा। आ रहा समझ में? ओके, क्लियर है यहां तक? अरे बोलो। और आर क्रॉस एफ हटाओगे तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, ये भी समझ गया। ओके, परपेंडिकुलर रहेगा, अगर परपेंडिकुलर रहेगा आर और एफ तो टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ, 1 होगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आर एफ होगा सिर्फ। और ये मैक्सिमम टॉर्क भी बताएगा, क्या बताएगा, मैक्सिमम। और अगर सेम डायरेक्शन में हुआ, पैरेलल हुआ, तब तो ये 0 हो जाएगा। कोई मतलब इसमें समझ, मतलब कोई टेंशन तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए समझ में आ गया जी। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को, ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रखा हुआ है, तो जो डिस्टेंस का जो डायरेक्शन हुआ वो ये हुआ आर का, और फोर्स तुम इधर लगा रहे हो तो ये एफ हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली में ये क्या है ना, ऐसे बता रहा है कि ये इधर है फोर्स और इधर है आर। समझ पा रहे हो, 2D है ये बुक है 2D, और ये 3 डायरेक्शन की बात बता रहा है। ये जो फोर्स है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, और पेज में इधर जा रहा है आर। तुमको ऐसे दिख रहा है आर और एफ, और वो एक्चुअली में है ऐसे। समझ में आ रहा है, तुमको दिखाने के लिए वो ऐसे बनाया गया है, लेकिन वो है ऐसे। अब ये है आर और ये है एफ, आर क्रॉस एफ करोगे तो आर की तरफ से उंगली को मोड़ो। समझ में आ रहा है, थंब किधर जाएगा, ऊपर। तो टॉर्क किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। टॉर्क किधर लगेगा, अपवर्ड। तो यहाँ पे नहीं दिखाया डायरेक्शन, टॉर्क अपवर्ड लगेगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें बुक में दिक्कत होती है समझने में, क्योंकि ये बुक 2 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई है। हम लोग जो बात करें उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बात हो रहा है, तो उसका फिगर एग्जैक्टली नहीं बन, तुम जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं दिखेगा, तुमको समझना पड़ेगा थोड़ा फिगर में। समझ पा रहे हो या कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए, तो टॉर्क यहां तक समझ गए। अब हम लोग देखिए, एनसीईआरटी हर बात को लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ बहुत भेदभाव होता है बच्चों, कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देता इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर क्या है, टॉर्क 0 कब होगा, टॉर्क 0 कब होगा, जब आर का वैल्यू 0 हो। जब आर का वैल्यू 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा।
जब फोर्स का वैल्यू 0 हो तब भी 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 हो तो साइन 0 का वैल्यू 0 तब भी 0 हो जाएगा, 180 हो तब भी 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो टॉर्क ये चारों केस में 0 हो सकता है। क्लियर है या कंफ्यूजन है? चलिए अब जल्दी से हम लोग समझते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग सिर्फ टॉपिक को समझ रहे हैं और अगला जो क्लास होगा उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम जो है ना पार्टिकल का, वो दो कॉन्सेप्ट पे बुक में दिया हुआ है। मतलब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कहीं देखता है कुछ फार्मूला मिल गया, कहीं देखता है कुछ फार्मूला मिल गया। आ रहा समझ में? और इतना छोटा माइंड लेकर के आया है क्लास 10 पढ़ के, और इतना बड़ा यहाँ माइंड चाहिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाना भी है, और अलग अलग चीज भी कॉन्साइज वे में मिल भी नहीं रहा है, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। इसलिए हम चीजों को को रिलेट करके बताने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम्हारा दिमाग ज्यादा बोझ ना ले। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग एक चीज को समझेंगे। यहाँ पे दो चीज को हम लोग क्लियर करेंगे बस, एक एंगुलर मोमेंटम और दूसरा इनर्सिया। इनर्सिया अगर नाम सुने होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी सुन ही लिए होंगे। इनर्सिया हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व। क्या करता है? जड़त्व। अब जड़ समझ में आ रहा? जड़, और जिसका जड़ ज्यादा मजबूत रहेगा उसको कबाड़ने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है ना? तो जिसका इनर्सिया जितना ज्यादा होगा ना, उसको मूव कराने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? उसको अगर मूव कराना है तो उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्सिया क्या है ना, कि एक एक ट्रक है और एक कार है, और हम तुमको बोले दोनों को ढकेलो, तो तुम इतना सिर्फ बताओ, ढकेलना बाद में, कि ट्रक को मूव कराने में ज्यादा फोर्स लगेगा कि कार को मूव कराने में? ट्रक को। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्सिया ज्यादा होता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन यानी सीधा मूव कराने में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सीधा रास्ता में मूव करा रहे हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सीधा मूव कराएंगे, समझ पा रहे हो, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? ये मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यही मास यहाँ पे इनर्सिया का काम करेगा। यानी मास इज द मेजर ऑफ इनर्सिया। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्सिया ज्यादा। कब? ट्रांसलेशनल मोशन। कब? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन में मास इज द मेजर ऑफ इनर्सिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आते हैं रोटेशनल मोशन। क्या? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम तुमको एक ऑब्जेक्ट दिए जिसका मास है m, और इसको रस्सी से बांध दिए, एक छोटा रस्सी से एक बड़ा रस्सी से। अब बोले तुम इसको घुमाओ, इसको क्या करो? टॉर्क लगाओ, तब ना घूमेगा। तो बताओ किसमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा? जिसका रस्सी ज्यादा बड़ा होगा उसमें, या जिसका रस्सी छोटा होगा या उसमें? बड़ा होगा उसमें। तो दोनों का मास बराबर है, सिर्फ रस्सी का लेंथ अलग होने से टॉर्क ज्यादा और कम लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इनर्सिया जो है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर सिर्फ मास पे डिपेंड करता तो दोनों में इक्वल टॉर्क चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टॉर्क अलग अलग लग रहा है। जिसका रस्सी ज्यादा लंबा है, समझ पा रहे हैं, उसको घुमाने में ज्यादा फोर्स टॉर्क लगाना पड़ता है, और जिसका रस्सी छोटा है उसको जल्दी घुमा देते हम लोग। समझ में आ रहा है? फिजिक्स पूरा डेली लाइफ पे बेस्ड है। फिजिक्स समझो एकदम अच्छे से रिलेट करके, फिर देखना तुमको मजा भी आएगा। चीजों को समझोगे, तुमको उसका एक्चुअल में हकीकत पता चल पाएगी, ये है क्या, कैसे हो रहा है,
और क्या इसमें मॉडिफाई करने से क्या हो सकता है, समझ पा रहे हैं। तो यहां पे जो इनर्सिया निकलेगा ना रोटेशनल मोशन में, इनर्सिया, और उस इनर्सिया को हम लोग आई से तो दिखाएंगे, लेकिन वो m इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका इनर्सिया ज्यादा होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब बताओ छोटू, तुम लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं पहले। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को P से दिखाते हैं, और P इक्वल टू एम इंटू भी। और अब m इंटू भी नहीं बोलना है, अब बोलना है इनर्सिया इंटू वेलोसिटी। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, ये लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम तो एक्चुअली में यही तो बताता है मोमेंटम। जिसका मोमेंटम ज्यादा, अगर किसी का मोमेंटम ज्यादा है मतलब उस पर ज्यादा फोर्स लगाया गया है, किसी का मोमेंटम कम है उसमें फोर्स कम लगा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एक सेकंड में जो मोमेंटम बदलता है उसी को तो फोर्स बोलते हैं। मोमेंटम डिसाइड करता है फोर्स को। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ फोर्स। जिसका मोमेंटम एक सेकंड में ज्यादा बढ़ रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है। फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे मोमेंटम उतना ज्यादा बढ़ेगा। और ये मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, अरे बोलो, इनर्सिया पे, फिर मास बोलता है इनर्सिया पे। और इसी तरीके से जब आओगे एंगुलर मोमेंटम में, किसमें, एंगुलर मोमेंटम में, तो एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाते हैं, और L इक्वल टू होगा आई इंटू ओमेगा, इनर्सिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम में है इनर्सिया इंटू लीनियर वेलोसिटी, तो रोटेशनल मोशन में इनर्सिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तो क्या दिक्कत है, समझ पा रहे हो। एक ही बात तो है, कुछ अलग कहां है, एक ही है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे कितना इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा वो मास पे डिपेंड करता है, यहाँ पे इनर्सिया पे डिपेंड करता है कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट m है, सुन रहे हो, जिसका मास m है, ये मास सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इसमें लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो क्या हमको लीनियर वेलोसिटी पता रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में। तो बेसिकली आपको जो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो रिलेशन दिखाया है एंगुलर मोमेंटम निकालने का, वो लीनियर मोमेंटम और डिस्टेंस के बीच दिखाया है, समझ पा रहे हो, लीनियर मोमेंटम और डिस्टेंस के बीच दिखाया है। तो चलिए अब समझते हैं इसको, इसको पहले नोट कीजिए जल्दी से। तो यहां तक समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आर क्रॉस P जो बता रहा है कि लीनियर मोमेंटम को और जो डिस्टेंस को क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे हम लोगों को मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का यहाँ फॉर्मूला हम आई इंटू ओमेगा देखे हैं, तो फिर ये भी देखें कि ये वही बता रहा है जो आई इंटू ओमेगा बता रहा है ना, वही चीज ये भी बता रहा है। ये दोनों कैसे एक दूसरे के सिमिलर है, आ रहा समझ में, इक्वल कैसे है वो समझ जाएंगे। बस 2 मिनट और पैसेंस के साथ बैठे रहिए। चलिए तो क्या है बताइए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दीजिए, ये है मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां से r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये मान लो कि सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। और इसका जो वेलोसिटी है v है, अंदर के तरफ वेलोसिटी क्या है, v है। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, और मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस समझते हो ना, वर्टिकल बोलते हैं इसको ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस प्लेन में, समझ पा रहे हो, तो यहां जब पहुंचेगा तो अंदर की तरफ ना जाएगा, कोई दिक्कत क्या। और इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है m, अब वेलोसिटी क्या है v है, समझ पा रहे हो। तो मोमेंटम क्या होगा इसका, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू एम भी होगा, कोई दिक्कत क्या। और
आर का डिस्टेंस, तो इस आर का जो डायरेक्शन होगा वो इधर मिलेगा, यहां से दूर। क्लियर है यहां तक? ओके। और जब हम एल निकालना चाहेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम, तो हमको आर क्रॉस पी करना होगा। अब आर का डायरेक्शन इधर है, इधर, और मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, अंदर की तरफ। तो आर क्रॉस पी करेंगे तो हमारा उंगली राइट हैंड दाहिना हाथ का इधर घूमेगा सॉरी। तो ये थंब किधर बताएगा? अपवर्ड। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो किधर मिल जाएगा? सॉरी, एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड मिलेगा। किधर मिलेगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एक्सिस में। और याद करो वेक्टर का एक टाइप होता है एक्सियल वेक्टर। तो यहां पे हम दो वेक्टर एक्सियल देख चुके हैं। पहला तो टॉर्क, क्या देख रहे हैं? टॉर्क की मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी अभी जैसे हम लोग देखे थे फोर्स इधर लग रहा है F, और आर इधर है, एंगल है थीटा, टॉर्क लग रहा है इधर एक्सिस में। समझ में आ रहा है? तो टॉर्क कैसा वेक्टर हो जाएगा? एक्सियल वेक्टर, मतलब एक्सिस में लगने वाला, रोटेशनल एक्सिस में। और एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? एक्सिस में, एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। समझ पा रहे हो यहां तक? अब ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है अंदर की तरफ तो मोमेंटम भी होगा अंदर की तरफ, और आर का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा यहाँ बताओ? 90 डिग्री बनेगा ना, परपेंडिकुलर होगा। तो आर क्रॉस पी जब तुम करोगे तो क्या मिलेगा? आर पी साइन 90, और एल इक्वल टू आर साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? अरे 1 होता है ना। और एल इक्वल टू पी किसके बराबर था? एम बी। तो क्या हो गया? एल इक्वल टू एम बी आर। मतलब यहां पे मोमेंटम अगर निकालना है, अगर ऑब्जेक्ट का मास पता है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता है, और इसका डिस्टेंस पता है, तो एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा एम बी आर से। कोई दिक्कत क्या? और दूसरा जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, वहां पे ये देखे थे कि L इक्वल टू आई ओमेगा, यही देखे थे ना। तो बताओ छोटू, आई क्या है? इनर्सिया है। तो अगर r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट मास m है तो इसका इनर्सिया क्या बताए थे? m इंटू आर स्क्वायर। अरे बोलो, ये हो गया तुम्हारा इनर्सिया। तो L इक्वल टू आई के जगह पे क्या पुट करोगे? m इंटू आर स्क्वायर। और v इक्वल टू क्या था? ओमेगा आर। v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर था। v इक्वल टू, अगर तुमको नहीं याद आ रहा है तो भी जस्ट पहले पढ़े, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। समझ पा रहे हो? तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होता है? अपवर्ड। आर का डायरेक्शन इधर है, 90 डिग्री बनेगा ना, तो साइन 90 यहां भी आएगा, तो यानी v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v बाय आर, और यहाँ ओमेगा के जगह पे जब रखेंगे v बाय आर, तो आर आर कट जाएगा, L इक्वल टू मिल जाएगा एम बी आर। आया समझ में? तो आप किसी भी तरीके से इनर्सिया इंटू ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम निकालो, वही आएगा, या फिर आर क्रॉस पी करो, एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा। सिर्फ पढ़ने का दो तरीका अलग हो गया। आया समझ में? तो यहां तक आज हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं? आज हम लोग ये देख लिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, समझ पा रहे हैं? एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और ये सारा चीज हम लोगों ने अच्छे से समझा। ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। आज यहीं तक।